ये बता दी कि लास्ट टाइम हमने अच्छा लास्ट टाइम जहां तक मुझे याद पड़ता है हमने कुछ जिक्र कर दिया था एवरेज वेलोसिटी का, ऐसा ही। और एवरेज का हमने एक मुश्किल भी चीज देखने की कोशिश करी, उसका नाम था इंस्टेंटेनियस। कुछ जहनों में है? और क्या आपको बात याद है कि अगर हम इंस्टेंटेनियस निकालना चाहते हैं तो कितने पॉइंट से करेंगे, एक या दो? दो। और वो दोनों पॉइंट के बारे में कोई खास बात पड़ी थी हमने? एक दूसरे से बहुत करीब होने चाहिए। क्यों? अगर मैं एक ही पॉइंट ले लूंगा तो वेलोसिटी की जो फॉर्म बनेगी वो 0.0 बन जाएगी, जो कि अनडिफाइंड होती थी। को याद आ रहा है? हम ये कहते थे कि दो पॉइंट के दरमियान जो भी वेलोसिटी है वो एवरेज होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इंस्टेंटेनियस निकालें तो उन दोनों पॉइंट को एक दूसरे से बहुत करीब होना चाहिए, इतना करीब कि जो वैल्यू एवरेज की होगी मैं उसी वैल्यू को क्या भी मान सकता हूँ, इंस्टेंटेनियस भी। तो याद आ रहा है? फिर उसके बाद हमने शायद थोड़ा सा जिक्र किया था वेरिएबल वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी का। मैंने कहा था ना कि अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाए तो ऐसी चीज पड़ी थी। तो एग्जाम्पल भी याद है, हमने कहा था कि अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी 2 है तो हर पॉइंट पर 2 होने का मतलब है कि ये इंस्टेंटेनियस है। जब मैं एवरेज निकालूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, 2। जब इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाए तो वेलोसिटी क्या होती है, यूनिफॉर्म। और अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर ना हो तो उसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल हो जाएगी। क्या यहाँ तक की बात आपको याद है? अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट थे बस आपके जहन में रह जाए, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि सबकी डेफिनेशन लिखवाई दूं ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब वो चीज सीखे जो समझना आपके लिए जरूरी है, वो है वेलोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कि वेलोसिटी को ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। नॉर्मली हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, और ये बात अंडरस्टूड है, बॉडी इज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बॉडी इज गोइंग इन अ, देखिए क्यों, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर नहीं हुई तो कुछ भी हो जाए, क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो सकती है? नहीं। मैंने ये बात समझाई थी ना कि वेलोसिटी के कांस्टेंट रहने के लिए अमाउंट का भी सेम रहना जरूरी है, डायरेक्शन का भी सेम रहना जरूरी है। अब अगर मुझे नजर आ रहा है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन पर नहीं है तो मुझे तो अमाउंट भी देखने की जरूरत है। मैं फैसला कर सकता हूं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पर है तो अब मैं अमाउंट देखूंगा। अगर अमाउंट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, अगर अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी वेरिएबल है। क्या बात समझ में आती है? हम ग्राफ बनाना चाहते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया तो एक ग्राफ बनाए स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ के स्ट्रेट लाइन होने का अपने खास मतलब है, और वो मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होती हैं, इन स्ट्रेट लाइन के मुताबिक हम दो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। एक कहलाता है इसका एंगल, जिसको नाम दिया जाता है इंक्लिनेशन। ये टर्म हम इसी टॉपिक के एक या इसी चैप्टर के टॉपिक में यूज भी करेंगे, इंक्लाइन प्लेन में। किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक्स एक्सिस से जो एंगल है उसका क्या कहलाएगा, इंक्लिनेशन कहलाएगा। आप लाइन को ऊपर ले जाएंगे तो उसका मतलब एंगल बढ़ रहा है, इंक्लिनेशन बढ़ रहा है। लाइन को नीचे ला रहे हैं तो उसका मतलब इंक्लिनेशन जो है वो कम हो रहा है।
एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन का होता है इंक्लिनेशन, वैसे कैरेक्टरिस्टिक की कहना कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कभी भी चेंज नहीं होता। क्या मतलब है? ये देखिए, अगर ये वाला एंगल लेट्स से 60 डिग्री है, अब यहाँ पर एक्स एक्सिस बना दो, ये एंगल कितना होगा? 60। अब यहाँ पर बना दीजिए, ये एंगल कितना होगा? 60। एक स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कभी भी चेंज नहीं होता। आप जिधर चाहे एक्स एक्सिस बना लीजिए, जब तक ये लाइन पैरेलल रहेंगी एक दूसरे के, कहीं पर भी एंगल निकाल लीजिए, वो एंगल हमेशा कितना रहेगा? 60 डिग्री रहेगा। एक स्ट्रेट लाइन का एक कैरेक्टरिस्टिक है इंक्लिनेशन, एक स्ट्रेट लाइन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको नाम दिया जाता है क्या? स्लोप। ये स्लोप कैसे निकालते हैं? ये स्लोप डिनोट किया जाता है एम से, और ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के। ये टेंजेंट याद है? मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए होंगे, साइन कॉस और टेंजेंट। याद है टेंजेंट निकालते कैसे थे? और से बच्चों को याद होता है वैसे? परपेंडिकुलर अपॉन टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो टेंजेंट थीटा है ना, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब कॉमन से इस्तेमाल कीजिए, वापस कर दो, बच्चे ने हाथ रख दिया, छोड़ूंगा नहीं है। कितना इंक्लिनेशन है इसका? तो कुछ भी नहीं है, तो साइंस के बच्चे बोले कुछ भी नहीं है तो अजीब सा लगता है ना। कितना है? 0। कितना इंक्लिनेशन है? 0। क्या ये स्लोप है? नहीं। जब एंगल 0 होता है तो स्लोप भी कितना होता है? अब आप याद करें, टेंजेंट 0 इज एक्चुअली 0। अगर मैं इस एंगल को बढ़ाऊं तो आपका क्या कहते हैं? अब इंक्लिनेशन 0 या बढ़ गया? तो स्लोप बढ़ गया। इसे और बढ़ाएंगे, इंक्लिनेशन बढ़ेगा, स्लोप और बढ़ेगा। जैसे जैसे आप लाइन का एंगल बढ़ाते जाएंगे, क्या ये बात मानते हैं कि इंक्लिनेशन बढ़ रहा है? क्या ये बात मानते हैं कि इंक्लिनेशन बढ़ रहा है तो टेंजेंट थीटा बढ़ रहा होगा, यानी स्लोप भी बढ़ जाएगा। अब ये स्लोप रिप्रेजेंट करता क्या है इस ग्राफ के अंदर? स्लोप कैसे निकालते हैं? टेंजेंट थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं इस ग्राफ पर दो पॉइंट कंसीडर करता हूं। फर्स्ट करें आपकी आसानी के लिए, मैंने इंक्लिनेशन वाली बात खत्म कर दी। फर्स्ट करें एक पॉइंट है P1 और एक पॉइंट यहां पर है, इसको मैं कह देता हूं P2। अब ग्राफ पर जब पॉइंट प्लॉट किया जाता है तो याद हो पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होते थे, एक्स और वाई। जब आप मैट्रिक्स में ग्राफ प्लॉट करते थे तो कैसे प्लॉट करते थे? 1 2 3 1 2 3। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2,1। एग्री कर रहे हैं? क्योंकि एक्स पे 2 यूनिट है, वाई पे 1 यूनिट। तो हर वो पॉइंट जो ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए और वाई चाहिए, क्या करें? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। एक बात है, यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो होगी क्या? टाइम। क्योंकि पूरे एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? टाइम। पूरे एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? टाइम। मैं उस टाइम को कह देता हूँ T1। इसी तरह एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करें, जो भी वैल्यू यहाँ मिलेगी वो क्या होगा? डिस्टेंस। तो मैं उसको कह देता हूँ S1। तो क्या मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये लिख दूं? T1 S1। समझ में आई? हर पॉइंट जो ग्राफ पर प्लॉट किया जाता है उस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर एक्स का मतलब है टाइम, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज टाइम। यहाँ पर वाई का मतलब है डिस्टेंस, तो वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस। लेकिन आप में से वो बच्चे जिन्हें पता ही नहीं चला क्या हुआ, वो इस P2 को देखें। अगर मैं P2 के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूं तो एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूं, क्या लिखूं इस पॉइंट को? P2। और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप करूंगा, इस पॉइंट को क्या लिखूं? S2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे? T2 S2। मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली, उस स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स थे, मुझे दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता चल गए। एक काम करता है, जब मैं कहता हूँ ये T1 है तो उसका क्या मतलब होता है कि ओरिजिन से लेके यहां तक का फासला T1 होगा। ओरिजिन से लेके यहां तक का फासला
T2 होगा। तो ये बात समझ में आती है? देखिए आप में से वो लोग जिन्हें अगर ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो यहाँ पर देखो, एक दफा सीख लेंगे, अगले ग्राफ में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ये कहते हैं ना कि यहाँ पर एक पॉइंट है लेट्स से 4,6, तो 4,6 का मतलब है दिस इज 4, दिस इज 6, यानी 0 से लेके यहाँ तक कितना होना चाहिए 4, और 0 से यहाँ तक कितना होना चाहिए 6। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पर बना दूं लेट्स से 8,10, तो यहाँ पर 8 होगा और यहाँ कहीं पर 10 होगा। इसका मतलब है दिस डिस्टेंस शुड बी 8 एंड दिस डिस्टेंस शुड बी 10। कोई बात हो रही है? मैं क्योंकि पॉइंट ले चुका था T1 और S1, तो दिस इज T1 एंड दिस इज S1। ये वाला पॉइंट है T2 S2, तो ये डिस्टेंस हो गया T2 और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा S2। यहाँ तो बस समझ में आती है? अच्छा, इधर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल नजर आएगी। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं और इसको कंटिन्यूअस करूं, तो एक ट्रायंगल बन रही है आपके पास T1 T2 T। मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकाल के बना देता हूं ताकि आपको अलग से नजर आ जाए। T1 T2 T। अगर गौर करें तो बता सकते हैं T1 से T तक कितना फासला है? चलिए एक जवाब आया सर T2 माइनस T1, कितने बच्चे एग्री कर रहे हैं? हाँ सही, वैल्यू सही है। वहां से कुछ 2-3 बच्चे हाथ उठा रहे हैं, यहाँ से भी हाथ उठे। देखिए यहां से लेके यहाँ तक T1 है, यहां से लेके यहाँ तक, तो अब जो फासला बचा उसे ये रह गया। कैसे निकालेंगे? इस पूरे T2 में से क्या माइनस कर दें? T1। तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज एक्चुअली T2 माइनस T1। अगर बात आपको समझ में आती है तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे ये क्या है। देखिए S2 माइनस S1, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया T2 माइनस T1 एंड दिस इज S2 माइनस S1। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा, क्योंकि एक लाइन का इंक्लिनेशन कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो अब अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ पर स्लोप निकालें, तो आप ये कहेंगे कि यहाँ पर जो स्लोप है वो बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, जिसका मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के लिए क्या लिख सकता हूँ? S2 माइनस S1, और बेस के लगा T2 माइनस T1। किसी को डिस्टेंस की डेफिनेशन याद है? लेकिन आप रजिस्टर देख के भी रिकॉल करेंगे, मैं बुरा नहीं मानता, आपके रजिस्टर्स में लिखी गई है। बहुत बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन देखिए शायद आपको अपने रजिस्टर में लिखी हुई नजर आ जाए। क्या थी डिस्टेंस की डेफिनेशन? मेजर ऑफ चेंज इन पोजीशन। क्या मैं कह सकता हूं ये S1 इनिशियल पोजीशन थी, ये S2, तो जब मैं S1 माइनस S2 करूंगा या S2 माइनस S1 करूंगा, क्या मैं कह सकता हूं मुझे चेंज इन पोजीशन पता चल गई? ये बिल्कुल ऐसी है कि मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर, मैं भागता हुआ आगे गया और जिस मार्क पे आके मैं रुका वहां लिखा हुआ है 10 मीटर। मैंने उसूली तौर पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 9 मीटर। क्यों? मैं 1 पर था, वो मेरी इनिशियल पोजीशन थी, मैं 10 पर आ गया, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे चेंज इन पोजीशन चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? S2 माइनस S1 यानी 10 माइनस 1 यानी 9। तो बात पहले पढ़ रही है। अगर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है S2 माइनस S1, तो क्या मैं कह सकता हूँ दिस इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन। और अगर ये चेंज इन पोजीशन है तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। अगर ये चेंज इन पोजीशन है तो इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। T2 माइनस T1 इज टाइम। इसे देख के क्या याद आता है? स्पीड, क्योंकि हमने डायरेक्शन की बात देखी है। तो अब मैं इसको वेलोसिटी नहीं कहूंगा, मैं इसको कहूंगा स्पीड। और अगर आप वेलोसिटी कहना चाहते हैं तो आप इसको कह सकते हैं दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। स्पीड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी में से डायरेक्शन निकाल दें
तो स्पीड बन जाती है। तो हमने कहा कि जो स्लोप है वो बराबर है किसके, स्पीड के। जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करते हैं जो स्लोप होता है वो किसके बराबर हुआ करता है, स्पीड के। अब इस जुमले को इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, जैसे कि एग्जाम में कभी ये बात प्रूव करने को नहीं आएगी, लेकिन एग्जाम में आपके पास एमसीक्यूज आता है। वो एमसीक्यूज आपके इस तरह के आएंगे, यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ टाइम है। अगर मैं एक ग्राफ ऐसा बना दूं, अगर मैं ग्राफ एक ऐसा बना दूं तो बता सकते हैं स्पीड कितनी है। अच्छा, मैंने सर पहले भी इस बात की वजाहत की हो कि जब मैं सवाल करूं तो कम से कम 30 सेकंड सोचा करें, सोच के जवाब देंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सही जवाब देंगे। और अगर सोच नहीं सकते तो एटलीस्ट प्रिटेंड करें तो हम सोच रहे हैं। तो अब सोचिए और फिर जवाब दीजिए। जो कुछ पढ़ा है वो सामने ही लिखा हुआ। सवाल मेरा यहाँ पर है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस ग्राफ का मतलब मैं कितनी स्पीड लिखूं। मुझे ढूंढने से कुछ भी नहीं होगा। फिर हमारे पास आगे से सही जवाब आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग सोचें जी इस ग्राफ का मतलब कितनी स्पीड है। आप कुछ कहना चाहते, यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड। चलो और कोई, आप क्या कहते हैं, जीरो। क्यों, पता नहीं चल सकते, पता नहीं चल सकती क्यों, तो पॉइंट नहीं लगेगा, टाइम मतलब डिस्टेंस को टाइम कर देता हूँ। कितने चीज परेशानी की बात कर दी है लोग, 0 1 2 3 4 5 5 10। हाँ, ये कौन सा बच्चा है, क्यों, तो सीधी जा रही है तो रेस्ट पे कैसे होगी। अच्छा, लाइन सीधी जा रही है, ठीक। आप कुछ कह रहे हैं, तो भाई इसको 2 मिनट और क्या करें, स्लोप नहीं है। देखें, इस बच्चे ने मेरे को सही जवाब दिया था, तो स्पीड 0 है, स्पीड 0 है। ये वाला बच्चा भी बिल्कुल सही कहता है, सर ये रेस्ट में है। इस बच्चे ने इन दोनों के जवाब के असल में सही एक्सप्लेनेशन दे दी। सर इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मैंने स्पीड का तयन करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। क्या ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो क्या इसका कोई स्लोप है। मैंने आज क्लास शुरू यहीं से की थी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो स्लोप कितना होता है, 0। स्लोप 0 होने का मतलब है स्पीड क्या बन जाएगी, और स्पीड 0 बनने का क्या मतलब है, बॉडी इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अब कुछ पढ़ने पड़ रहा है, दोबारा देख, 0 ये लिख दो, वरना मतलब बुरा मान जाते हैं, लेवल ही नहीं कैसा आपने। टाइम सेकंड में आ गया, और यहाँ पर डिस्टेंस है वो मीटर्स में, 4 8 और 12। लेट्स से 2 ग्राफ, एक ये दिस इज बॉडी 1 और एक ये दिस इज बॉडी 2। दोनों बॉडी रेस्ट में, मोशन में, मोशन में, क्योंकि इस दफा इस ग्राफ का स्लोप होगा, किसका स्लोप ज्यादा है, 2 का। 2 का स्लोप, 2 इंक्लिनेशन नहीं है ना, इसका एंगल कम है, इसका एंगल आसान कर दे। लाइन जितना y की तरफ जाएगी स्लोप उतना ज्यादा होगा, लाइन जितना x की तरफ जाएगी स्लोप उतना। तभी तो देखिए जब लाइन x पे आ जाती है तो स्लोप क्या बन जाता है, 0। तो इन दोनों में किसकी स्पीड ज्यादा है, बॉडी 2 की। अब कुछ बोलने पड़ रहा है कि ग्राफ को इंटरप्रेट करेंगे कैसे, ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे। आप ग्राफ देख के आसानी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा है। ये ग्राफ आपको ये बताना चाह रहा है कि स्पीड ऑफ सेकंड बॉडी इज एक्चुअली ग्रेटर देन स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी। बात समझ में आ रही, तो सामने देखते रहिए, एक आध एग्जाम्पल और बना दो। यहाँ डिस्टेंस टाइम। अब तो ये बात समझ में आ गई होगी ना कि इस लेबलिंग का हमारे आंसर से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अब मैं ये लेबलिंग करूंगा नहीं सर। ओ से ए तक, ए से बी तक, और बी से सी।
अगर कोई आपसे पूछे कि इस ग्राफ का क्या मतलब है, तो पहले सोचे, किसी के पास जवाब आ जाए अपना हैंड रेज कर ले, मैं आपसे आपकी एक्सप्लेनेशन ले लूँ। सोचो तो, थोड़ा सा कोशिश करो, सोचो। जवाब तुम सही दे रहे हो, लेकिन मैं चाहता हूँ बाकी बच्चे भी सोच लें। चलो सोचिए, ये ग्राफ आपको क्या बताना चाह रहा है? ये एक बॉडी के लिए मैंने ग्राफ बनाया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ के 3 पोर्शन है, ओ से ए से बी, बी से सी। अगर आप सही जवाब देना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये बताना पड़ेगा ओ से ए में क्या हुआ, ए से बी में क्या हुआ, बी से सी में क्या हो रहा है। आपके पास है 30 सेकंड सोचने के लिए। घूमने से कुछ नहीं होगा भाई, सोचो। चलो मैं सोचिए। अभी लोग सोच रहे हैं। चल मैं, कितने लोगों ने कुछ सोचा? तो यहाँ वालों की सोचने की सलाहियत घर पे। चले आप बता रहे हैं, आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। ठीक है, किसी की तरफ वेस्ट में आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? यदि बॉडी पॉइंट ए पर थी तो उसकी स्पीड मतलब कम थी, और फिर जब बी से मतलब बी तक पॉइंट बी तक गई तो इसकी स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है, सी तक गई तो फिर जीरो हो गई। तो जीरो कुछ कहना है? अच्छा, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? आपने बहुत कुछ बताया, अब मैं भी बताता हूँ, फिर हम मैच कर लेंगे कि कितनी बातें जो है हमारे लिए सही थी। पहली बात, इट्स अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके स्लोप से मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? स्पीड। तो एक्सेलरेशन को तो यहां से भी फिलहाल पता नहीं चलना, हम सिर्फ स्पीड तक महदूद रहेंगे। ओ से ए से बी, किसका स्लोप ज्यादा है? बी बी ए से बी का। देखिए सिर्फ पॉइंट की बात ना कि आपको लाइन की बात करनी है। तो ओ से ए स्पीड कम है, ए से बी स्पीड, और बी से सी बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ग्राफ का मतलब समझ में आता है? इन सबको अपने पास रफली नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यूज में आपके काम आएगा, क्वेश्चन सोल्व करते वक्त शायद आपके काम आ जाए, लेकिन हमें अलग से इसे कहीं लिखना नहीं है। तो अपने पास अपने अल्फाजों में लिखें ताकि आपको जो है वो याद हो।
कॉपी कर लिया आप लोग? तो जब आप ये सब लिख लेंगे ना तो तुम्हें स्केयर साइड पे इसका सिर्फ लुब्बे जुबान लिखवा दूंगा कि इसका असल में मतलब था क्या। तो पहले कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
ये है। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? अब एक काम कीजिए, जो रिस्पेक्टिव फेयर साइड है ना, वहां पर आइए। अब जो बातें मैं आपको लिखवाऊंगा, उम्मीद है कि उनका जो है वो मतलब आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। अब हमें सिर्फ उनको लिख लेना है। अपने पास पहली हेडिंग बनाइए, एवरेज वेलोसिटी। अपने पास पहली हेडिंग बनाइए, एवरेज वेलोसिटी, और लिखिए द टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट traveled by a body the total displacement traveled by a body divided by total time taken give the average velocity. Give the average velocity. Next heading बना लीजिए, instantaneous velocity. Instantaneous velocity. आपकी सहूलत के लिए इंस्टेंटेनियस की स्पेलिंग सामने लिखी गई है, तो तुक्के ना मालूम आप भी देख के लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखिए, velocity of an object velocity of an object at a particular instant of time velocity of an object at a particular instant of time is called instantaneous velocity. Velocity of an object at a particular instant of time is called instantaneous velocity. और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली इक्वेशन याद है। ये लिमिट वाली बात बता दी थी लास्ट टाइम। क्या ये इक्वेशन आपको याद है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम टाइम को क्या लेते थे, टेंड्स टू जीरो। और टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होता था, क्या ये जीरो जाएगा? जीरो बनना चाहता है, क्योंकि अगर जीरो बन गया तो ये तो अनडिपेंड रहेगा, याद आ रहा है? तो अपने पास लिख लें v इंस्टेंटेनियस इक्वल दिस, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखिए,
whenever a body moves such that whenever a body moves such that it covers equal displacement it covers equal displacement in equal interval of time equal displacement in equal interval of time, then the body is said to be moving, then the body is said to be moving with uniform velocity. Then the body is said to be moving with uniform velocity. और करके दूसरी डेफिनेशन देखो, वैसे किसी के ध्यान में दूसरी डेफिनेशन क्या थी यूनिफॉर्म के लिए आज भी डिस्कस किया when average and instantaneous, right? So लिखिए whenever a body moves such that whenever a body moves such that its average and instantaneous velocities are equal, its average and instantaneous velocities are equal, then the body is moving with uniform velocity. Then the body is moving with uniform velocity. क्या आपने जो कुछ लिखा वो आपको कुछ समझ में आता है? क्योंकि वो सब कुछ हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, आज हमने इसे कंटिन्यू किया। बस एक छोटी सी बात बता दीजिए, मैंने आपको यूनिफॉर्म लिखवा दी। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों डेफिनेशन में क्या चेंजेस करें कि ये वेरिएबल बन जाए, तो मैं पहली डेफिनेशन में क्या चेंज करूं कि ये वेरिएबल बन जाए? Whenever a body moves such that it does not cover equal displacement equal interval of time, then the body is said to be moving with variable velocity. और दूसरी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? Whenever a body moves such that its average and instantaneous velocities are, तो क्या मैं ये उम्मीद रखूं कि आप variable velocity को लिख लीजिए। Variable, तो जो पहली डेफिनेशन है, it does not cover equal displacement. नहीं याद कीजिए, इस बार आप does not लगा रहे हैं तो ये variable की डेफिनेशन यानी यूनिफॉर्म है। मैं कह रहा था कि इसमें क्या चेंज करेंगे कि वेरिएबल बने, तो यहाँ पे does not cover equal displacement करके वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर